यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित जो सवाल आपके पूछे गए थे, उन सभी सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहले ध्यान से सवाल आप सब पढ़िएगा कि क्या क्या इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस थे, उसके बाद हम सब लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन आपके सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? इसका आंसर बताइए आप। बात समझ के आप सब लोग अब थोड़ा ध्यान से सोचो और बताने की कोशिश करो कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। भाई इसके बारे में बताइए आपसे। तो बोले कि ये 2 जिलों में विस्तृत है मरु राष्ट्रीय उद्यान। देखो, जो मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो ये कौन से राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के 2 जिले में स्थित। कौन कौन से भाई? तो राजस्थान का एक जिला है, उसको बोलते हैं जैसलमेर, और राजस्थान का दूसरा जिला है, राजस्थान का दूसरा जिला है, उसको बोला जाता है बाड़मेर। तो जब इस मरुभूमि उद्यान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार आप देख सकते हैं, जैसलमेर में और इस तरीके से। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े उद्यान के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं, और बताया जाता है कि ये जो आपके उद्यान है इसका 20% भाग, इसका 20% जो पार्ट है वो रेत के टीलों से आपका सजा है। इसका 20% जो भाग है ये रेत के टीलों से सजा हुआ है, ये रेत के टीलों से सजा हुआ है। अब देखो सवाल क्या बोले, थोड़ा एक एक करके बातों को समझते हैं कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, सही बात। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि उद्यान के अंदर कोई भी मानव वास स्थल नहीं है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है भाई। इसमें बहुत सारे आप जैसे बाज, गीद, इस तरीके के, इसमें 73 गांव आपको दिखाई देते हैं। 1-2 गांव नहीं, इस एरिया में 73 गांव। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्राकृतिक आवास होने से एक है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 36% of India's districts are classified as over-exploited or critical by the Central Groundwater Authority (CGW). केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों में अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। अतिशोषित या संकटपूर्ण आपके घोषित किया हुआ है। अतिशोषित या संकटपूर्ण घोषित किया हुआ है। अगर आपको सवाल पूछा जाए तो ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि कितने प्रतिशत भाग को आपके अतिशोषित घोषित किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे सवाल पूछा जाए तो देश में, भारत दुनिया में 253 जो 25% आपको दिखाई देता है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो क्या बोले भी गलत बोला है। दूसरे स्टेटमेंट को देखिए कि CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, ये सही बात है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक आपके क्षेत्र भारत में है, ये भी सही बात है। 25% से ज्यादा, यानी जो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपके सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में
रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? अगर उसको अनुसूची 6 में रखा गया है तो उसका क्या मतलब है कि अनुसूची 6 में रखने का मतलब यह है कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगी तो आप उस पौधे की खेती नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी पौधे की विशेष जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रख देते हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, तो आप सब लोगों ने इस बात को सुना होगा, नागार्जुन सागर श्री सैलम। ये जो नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसको हम कहां पे देखते हैं भाई? तो इसको आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो इसको आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में इसका फैलाव आपको दिखाई देता है। 1978 में इसको अधिसूचित किया गया और 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के जो कंजर्वेशन है उसके तहत इसको शामिल किया गया था। तो ये सवाल का आंसर नागार्जुन सागर हो जाएगा। एक सवाल, भारत की जैव ईंधन की जो राष्ट्रीय नीति है, भारत की जो जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग माल के रूप में हो सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग माल के रूप में हो सकता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कसावा का हो सकता है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का हो सकता है, मूंगफली के बीज का हो सकता है, कुल्थी का हो सकता है भाई, आपके सड़ा हुआ आलू का हो सकता है, चुकंदर का हो सकता है। तो 1 2 5 6 यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका क्या करता है भाई? वर्णन करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसका क्या करता है भाई? वर्णन करता है। तो बोले कि सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। इट इज ए मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को ये क्या करता है? मेजर करता है। तो जब ऑप्शन ए ही सही था तो आप फिर क्यों किसी और के बारे में पढ़ेंगे? तो कार्बन का सामाजिक लागत जो मूल्य है वो प्रत्येक वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड से के उत्सर्जन से जो होने वाली दीर्घकालीन क्षति है उसको दर्शाता है। यह क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को आर्थिक संदर्भ में नीति निर्माताओं और अन्य निर्णयकर्ताओं उन फैसलों के आर्थिक प्रभावों को समझने में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाए? भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से आपके कथन सही है आप बताइए। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो जो पहला, हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करती है? मादा, पुरुष नहीं करता है। और हाथी समूह में रहने वाला प्राणी है। हाथी कभी भी अकेले नहीं रहता है। एक समूह में 30 से 40 नर एवं मादा रहते हैं। अगर हम औसत आयु के बारे में बात करें तो सामान्यतः हाथी में 40 साल की आयु तक की बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है और इसकी औसत आयु 65 से 70 साल तक होती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हाथी अगर मान लो कि प्रेग्नेंट हो गई तो इधर तो 9 महीने के बाद हो जाता है, उधर 22 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया जाता है। और अभी के समय में सबसे ज्यादा हाथी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा हाथी आपको कहां पे दिखाई देगा? कर्नाटक में। तो हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या केरल में नहीं है, तो सबसे ज्यादा संख्या कर्नाटक में है जहां पे कांग्रेस की सरकार आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में आपके स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कावेरी बेसिन में स्थित कौन से आप क्षेत्र को देख सकते हैं? कौन कौन सा क्षेत्र कावेरी बेसिन में आपको दिखाई देता है? तो नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देता है, पापीकोंडा नहीं दिखाई देता, फिर सत्यमंगलम दिखाई देता है, वायनाड आपको दिखाई देता है, लेकिन दूसरा आपको नहीं दिखाई देता है। तो 1, 3 और 4 आपके सही आंसर है। तो सही उत्तर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्ह मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉट, ये सारी की सारी आपकी क्या है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ये सारी की सारी क्या है? तो ये सब के सब एक तरीके का क्या भाई? तो ये सब के सब एक बर्ड्स, एक तरीके की क्या भाई? पक्षी है भाई। इसके बाद भारतीय अनुमृग जिसको बारहसिंगा कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? बारहसिंगा। उस उपजाति जो कि पकी भूमि पर फलती फूलती है, केवल घास बख्शी है, संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र आपके बहुत ज्यादा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया, 1955 में नेशनल पार्क घोषित किया गया और इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा आपके पाए जाते हैं, जो लगभग आपके क्या हो चुके हैं भाई? विलुप्त हो चुके हैं। ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां पे कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? जहां पे कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अस्फोट वन्य जीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो सीधे तौर पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखो, अलग अलग आपके अंतरराष्ट्रीय समझौता या संगठन दिया हुआ है, उससे संबंधित आपके क्या दिया हुआ है? विषय दिया, उससे संबंधित आपके विषय दिया हुआ है। सवाल ये बोल रहा है कि कौन सा समझौता जो है वो किससे संबंधित है? आप आंसर बताइए। तो जो अल्मा आटा है, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, सही बात है। हेग समझौता जो है वो शस्त्र से संबंधित नहीं है। उससे क्लियर नहीं है। तो जो ये हेग समझौता है ये किससे रिलेटेड है? तो मां या पिता के द्वारा बच्चे के अपहरण से संबंधित। मां या पिता के द्वारा बच्चे के अपहरण से संबंधित, बच्चे के किडनैपिंग से रिलेटेड आपके ये समझौता। बात समझ गया आप सब? ताला नोआ संवाद के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका उद्देश्य है कि सामूहिक हित के लिए कहानियों को साझा किया जाए, सहानुभूति को व्यक्त किया जाए और बुद्धिमत पूर्ण आपके निर्णय लिया जाए। तो वैश्विक जलवायु से इसका कोई लेना देना नहीं। अंडर 2 गठबंधन, ये बात मैंने गलत कर दिया। क्या सवाल पूछा भाई? हाँ ठीक है। तो तालानुआ में वैश्विक जलवायु परिवर्तन भी एक मसला है। अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार से संबंधित नहीं है। तो 1 और 3 आपके सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके 2020 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के आपके प्रीलिम्स के परीक्षा में पूछे हुए सारे सवाल थे। मैंने आपको सारे तरीके, मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी, मैंने आपको सारी व्यवस्थाएं आपको डील की, डिस्कस किया कि कैसे इस सवाल को सही बनाया जा सकता। बाकी आप सब लोग अगर इस सेशन को लगातार, इस सीरीज को लगातार ले रहे हैं और गंभीरता से ले रहे हैं तो आपका सपना जरूर साकार होगा। ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके गुरुदक्षिणा देना, सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बनना और सेशन को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।